इन लाइफ प्रोसेसेस हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रह जाता है कि मीन्स जो भी फूड कंपाउंड्स हैं उनका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स से एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस में कैसे चेंज होते हैं। तो तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रिजल्ट होता है वो देखते हैं। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कॉमनली एग्जाम्स में एंजाइम्स के नेम पूछते हैं। अगर अभी हम ओलंपियाड की बात करें तो उसमें सिर्फ एंजाइम के नेम होते हैं और वो कौन से फूड पे वर्क करते हैं, कितनी पीएच पे वर्क करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके लिए हमने एक ही एंजाइम पढ़ा है, एमाइलेज। जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पूछते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह आप ऐसा लिखो, है ना, तो डायरेक्ट इसमें आंसर होता है। इसी को आप एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, कार्बोहाइड्रेट इसमें डाइजेस्ट होते हैं, फैट इसमें, तो वो आंसर कंप्लीट हो जाता है। मिस्टेक क्या होती है जब आप ऑर्गन, अभी हम ऑर्गन वाइज ही कर रहे हैं, ऑर्गन वाइज ही डिस्क्रिप्शन करने होते हैं, तो सारा ऑर्गन में डिस्क्रिप्शन कर दिया, लेकिन ये जो चीज़ है वो नहीं बताते हम। इसका मतलब आपने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एक्सप्लेन नहीं किया है, इसका ये मीनिंग होता है ना। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम पूछते हैं उसमें आप अगर एक तो क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कंफ्यूजन होता है इसमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि पूरा प्रोसेस करना है ना। तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में ये माउथ, फिर इसोफेगस, स्टमक, ऐसा ऑर्गन वाइज लिखते हैं तो दोनों क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अगर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सप्लेन कर दिया, 3 पार्ट्स होते हैं उसके ऐसा बता दिया, तो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को आप ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेज इस पे वर्क करता है और हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली ग्लूकोज लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वही लास्ट प्रोडक्ट होते हैं। अगर सलाइवा की बात करें तो वहाँ पर माल्टोज होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स बनती है ना। उन शुगर के नेम की जगह हम डायरेक्टली ग्लूकोज लिखते हैं। फिर प्रोटीन, प्रोटीन किसमें ब्रेक होते हैं, प्रोटीन का जो एंजाइम होता है उनके पीछे IN लगता है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लिनिन है, ये वर्ड मिल जाएगा आपको। अगर मान लो ऐसा है कंफ्यूजन, तो ये एक सिंपल सा मेथड है कि अगर एज लगता है और ग्लूकोज का कोई शुगर के नेम आता है, जैसे लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा लैक्टेज, ठीक है। माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला माल्टेज, है ना। तो ASE लग जाता है, लेकिन यहाँ पर लाइपेज अलग हो जाएगा, वो सिर्फ फैट के लिए और वही एक नेम होता है। एमाइलेज जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की शुगर पर डिपेंड करता है कि कौन से एंजाइम है ना। और यहाँ पर एक और चीज बता दो, जो पॉलीसेकेराइड है, हम कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पॉलीसेकेराइड में देखो, एक तो स्टार्च आते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल को अगर कंबाइन कर दो तो उनके पॉलीमर्स बन जाएंगे, उसमें स्टार्च आता है, फिर ग्लाइकोजन आता है ना, सेलुलोज आता है जो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है ना। ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल है, यानी इनको अल्टीमेटली या तो डाइसेकेराइड में ब्रेक होना है या सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक हो जाना है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है, पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट्स इनटू सिंपल शुगर्स, ओके। प्रोटीन का जैसे मैंने बताया आपको 2 एंजाइम, अगर हम दोनों लिख दें, पेप्सिन स्टमक के लिए और ट्रिप्सिन इंटेस्टाइनल जूस में या फिर पेनक्रियाटिक जूस में जो प्रेजेंट होता है वो, तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स की हमने लास्ट सेक्शन में बात की थी कि अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, और हार्मोन्स और एंजाइम वो भी प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स की बनती है ना, इसीलिए कहते हैं ना प्रोटीन डाइट इज इम्पोर्टेंट। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर ही होती है ना। तो अमीनो एसिड बहुत सारे कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन किस में ब्रेक हो जाएंगे, अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएंगे। कहने का मतलब ये स्मॉल यूनिट है और ये इसका बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो ये स्टमक में है और ये इंटेस्टाइनल जूस में है। और लास्ट बचते हैं फैट, जिनका पहले बाइल की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ग्लोबुलाइजेशन, है ना, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये वर्ड भी आपकी बुक में नहीं है, तो ग्लोबुलाइजेशन हो जाता है, यानी छोटे छोटे पहले पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है बाइल, फैट, क्योंकि फैट का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन कर दो तो फैट बनता है, और जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने कार्बन कंपाउंड्स पढ़ा है, अगर ये
ऐसे आपको ऐसे लिख के रख दे तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं और ग्लिसरॉल क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो अगर बड़े हैं, फैट के जो मॉलिक्यूल है वो बहुत बड़े हैं। फैट में जो मॉलिक्यूल की बात करें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट की बात करें, जिसमें आपने वेजिटेबल या एनिमल फैट यूज किया है ना, तो वो तो एक मॉलिक्यूल हो गया। उसके जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे और उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, लाइपेज की प्रेजेंस में, तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन दोनों को समझ लेते हैं क्या चीज है ना। देखो फैटी एसिड का मतलब होता है ऐसे एसिड जिसमें COOH ग्रुप, कार्बन कंपाउंड हमने पढ़ा है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हों, N मतलब पॉलीमर्स बन गए इनके, है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हों, कार्बन भी बहुत बड़े हों, कार्बन नंबर्स भी बहुत ज्यादा हों, जैसे हमने पॉलीसेकेराइड में C17 से ज्यादा होते हैं, ऐसे फैटी एसिड में भी ये COOH ग्रुप बहुत सारे होते हैं, तो उनको पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे केमिकल लैंग्वेज में, है ना। फैटी एसिड एक जनरल नेम है। तो ये हो गया फैटी एसिड जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हों, उसमें COOH ग्रुप के नंबर बहुत ज्यादा हों, बड़े एसिड्स होते हैं। और ग्लिसरॉल क्या होती है, ग्लिसरीन, ये आपने सुना होगा, जो कॉमनली ग्लिसरीन है वही ग्लिसरॉल होता है। और ये OL लग रहा है इसमें, कार्बन कंपाउंड मैंने एक्सप्लेन किया है, दैट मींस इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछे हुए एग्जाम में NTSC में, यहाँ पर हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना, तो इसको एसिडिक ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये फैटी एसिड का मतलब वो HCl H2SO4 ये नहीं होता है। फैटी एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना, जिनके अंदर COOH ग्रुप बहुत ज्यादा होते हैं, और जो ग्लिसरॉल होता है वो OH होते हैं, और इसमें जो ग्लिसरॉल है OH का नंबर होता है 3, है ना। इसके स्ट्रक्चर में अभी कोई खास आपको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है अगर मान लो पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या फैट डिकम्पोज इनटू फॉलोइंग कंपाउंड, और ये स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल का होता है। इसमें आपको 3OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया फैट का डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकडाउन इनटू। अब ये सब चीजें क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये है इजीली एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस, जिसकी हमने न्यूट्रिशन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि कॉम्प्लेक्स फूड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल चेंजेस इनटू इजीली एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस, और इनका रिजल्ट भी ग्लूकोज होता है। तो लास्ट जो सबसे इजीली एब्जॉर्बल और एसिमिलेटेड प्रोडक्ट होता है वो है ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमको अब न्यूट्रिशन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया, इसमें सारा डाइजेशन हो गया। ड्यूटीनम वाले पार्ट में, है ना, पहले हमने पढ़ते थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन मैंने समझा दिया आपको जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो ड्यूटीनम ही है, जो स्टमक से अटैच है, वहीं पर सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, यानी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वहीं पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है ज्यूजिनम और इलियम, वहां पर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का काम होता है। सपोज करो ये इंटेस्टाइन की वॉल है, तो इसकी जो इनर वॉल है उस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है, इनको विलाय कहते हैं। These finger like projections are known as villi। ये तो वॉल होगी, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या कर रही है, एक अगर ऐसा लाइनिंग होता तो इसके कंपैरिजन में ये क्या कर देता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, और यहाँ से जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि फूड में फैट भी है, ये जो एब्जॉर्ब होता है इसके बाद अगर सपोज करो इसकी कैपेसिटी इतने एब्जॉर्ब करने की नहीं है, तो जो फैट होता है वो थोड़ा सा बाहर ही रह जाता है। यहाँ पर कुछ फैट के मॉलिक्यूल बाहर रह जाएंगे, बहुत सारा फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये जो फैट है ये बाद में एक टिश्यू फ्लूइड बनाता है जिसको बोलते हैं लिम्फ, है ना, जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फैट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो प्रेजेंट होता है, और एक पूरा पैरेलल टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग सिस्टम चलता रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। सो बेसिकली इफ वी सी दैट द रीजन ऑफ डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, अगर आपको फूड की वजह से कोई प्रॉब्लम है या डिहाइड्रेशन होता है तो उसका रीजन
इन्फेक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन होता है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम खाना शुरू करते हैं, लेकिन लास्ट में वो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का री एब्जॉर्प्शन नहीं होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, सो द रेक्टम इज स्टोरेज ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड वर्ड नहीं होता, इनडाइजेस्टेड होता है। इनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये हो गया कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम को जितना हो सके उतना प्रॉपरली लेबल करना है। बुक में अगर 4 नेम दिए हुए हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, जैसे ऑर्गन ही 4 होते हैं, तो वो उनके नेम के अलावा भी मैंने जैसे डायग्राम बताया आपको वैसे ही बनाना है। फेरिंग्स लिखो, नेजोफेरिंग्स लिखो, बकल कैविटी लिखो। माउथ को बकल कैविटी कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, तो वो लिखो। फिर ईसोफेगस भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जैसे ये ईसोफेगस आपने बनाई है, तो इसके आगे आप ऐसे डबल लाइन करके सी कार्टिलेज इस टाइप के रिंग्स बना के आगे ट्रैकिया भी कर सकते हो, है ना। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आप 3 पार्ट्स लिख सकते हो। तो लेबलिंग जो है वो पूरा प्रॉपर करोगे। 3 मार्क्स का ओनली डायग्राम इसमें कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया। अब देखते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक ही चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझानी है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें जो सेमेस्टर वाला जो पेपर, सॉरी मिड टर्म का जो पेपर था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है ना, और दूसरा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक तो ये चीज सबको क्लियर है कि रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज द ओनली प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज एटीपी, है ना। तो पहली तो बात तो ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि इफ वी रेस्पायर दैट इट इज मींस दैट वी आर एक्सचेंजिंग गैसेस, बट द प्रोसेस रेस्पिरेशन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी होता है। रेस्पिरेशन इज नॉट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग होता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। उस केस में उसको इंस्पिरेशन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू एनर्जी, ये आपको पता होगा सेल का एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर ये प्रोसेस होती है, यानी जो फूड है वो एब्जॉर्ब होके एसिमिलेट होगा। एसिमिलेशन का मीनिंग होता है एब्जॉर्ब फूड का यूटिलाइजेशन। अब जो फूड आपने लिया है उसको यूटिलाइज करना है डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी में, उसके लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, जितनी भी बॉडी में प्रोसेस होती है उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं, ये वर्ड कहीं ना कहीं आएगा तुम्हारे अभी एग्जाम्स में। 2 होती है ये, एक होती है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है ज्वाइनिंग, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेम से पता चल जाता है। कैटा मतलब कुछ कट करने की बात की है यहाँ पर। तो बड़े मॉलिक्यूल इन्हीं प्रोसेस, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उनको मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। वो प्रोसेस कुछ छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करने की भी हो सकती है और ब्रेकडाउन की भी हो सकती है। तो कंबाइन होते हैं उनको एनाबॉलिज्म, और अगर बड़े मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं तो उनको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं इनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो वहां पर ये वर्ड भी आया था, लेकिन हमने ऐसा समझा था क्योंकि वहां पर एटीपी सिंथेसिस होते हैं, बाय विच प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज से एटीपी फॉर्म हो रहे होंगे, है ना। तो वो एटीपी फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है तो उसको हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक और चीज है, एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पर होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल इतना पैक कर दिया कि उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ही नहीं, ऐसा नहीं है। एनारोबिक का मतलब होता है इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की नीड नहीं है, है ना। यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देयर इज
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस मतलब कोई ऐसा एरिया नहीं कि आपने जहाँ पर ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है ना। सो इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड, है ना। ये इंपॉर्टेंट है टर्म समझना। यहाँ पर भी बहुत मिस्टेक की थी एक बार स्टूडेंट, मतलब इसमें कंपटीशन में जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम यही चीज पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन होगी तो भी ये रिएक्शन होगी, है ना, तो वहां पर जरूरत नहीं थी, लेकिन है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहां पर एब्सेंट ही कर देना है ऑक्सीजन को, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट नीडेड एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रोसेस है। अब एग्जाम में बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड में सपोज थोड़ा ऐसा पूछे, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ध्यान से इस चीज को समझना है क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक की है स्टूडेंट्स ने। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो पहले तो हमने ये समझ लिया है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एनर्जी में होता है, उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, और यही पूछा है। तो आपको दोनों जो प्रोसेस है वो कंबाइन करके लिख देनी है, वहां पर कोई इशू नहीं है, आपकी बुक में ऐसा चार्ट दिया हुआ है। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा पूछे कि एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एरोबिक, ठीक है, तो वहां पर भी अगर वही बुक का डायग्राम एक्सप्लेन करते हो तो ऑब्वियसली आपके बाकी सबसे कम ही मार्क्स आने वाले हैं, या बाकी सबके अच्छे आएंगे, आपके बहुत अच्छे आएंगे अगर आप इसको अलग एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन भी दोनों की वैरायटी अलग अलग है। इसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपको ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस समझाना है या नहीं समझाना है, लेकिन इसमें क्लियर बोला है कि आपको दोनों जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग समझाना है। फिर भी आप जो बुक में दिया हुआ है चार्ट वो इसी नई बुक में ऐड किया हुआ है, पहले तो नहीं दिया हुआ था, तब भी मैंने ये चीज समझाई थी कि जब दोनों पूछेंगे, सपोज डिफरेंस पूछा है कि एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक पूछा है 4 मार्क्स में, तो आपको दोनों अलग अलग ही एक्सप्लेन करना है। और सिंपल पूछा है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो आप एक्सप्लेन करके वो चार्ट बना सकते हो जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। मैं पहले अलग अलग ही समझाऊंगी, उसके बाद हम वो बुक वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों जो रिएक्शन है बहुत इजी रिएक्शन है। बुक में तो ना तो एटीपी लिखा हुआ है ना कार्बन नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए वो समझने में हमको ऐसा लगता है ये लर्न करने की चीज है, और बायोलॉजी में केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पहले आप उसको समझो कि ऐसा क्यों हुआ है, बायोलॉजिकली ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन का है, ये सबको पता है, C6H12O6, है ना। जो भी शुगर्स है वो ग्लूकोज के 6 कार्बन में ब्रेक हो गई। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल भी साइटोप्लाज्म में, सेल में प्रेजेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करने में अवेलेबल नहीं है। यानी इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल छोटी होती है, अभी ये सेल में है ना। तो ये जो सेल है और फिर उसके बाद आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है ये बड़ा पड़ता है इसको क्रॉस करने के लिए। जब तक ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं आएगा, है ना, ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में कैसे होगा। तो इस टाइम ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो हो जाता है 3 कार्बन के पायरोवेट में। अब आपकी बुक में ये वर्ड दिया हुआ है पायरोवेट, है ना, इसको भी आप, ये भी इसका वर्ड होता है, इसका होता है पायरोविक एसिड। एक्चुअल में तो एसिड ही बनता है ना, लेकिन उसका सॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी जो कंपाउंड बनेगा वो एज इट इज बॉडी में नहीं रहेगा या सेल में नहीं रहेगा, उसका किसी मेटल आयन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये पायरोवेट जो होता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन समझा देती हूँ, ये तो हो गया पायरोविक एसिड, और पायरोवेट का मतलब रहता है ये आयन पड़ा हुआ है ना, यानी ये आयन अब अवेलेबल है किसी से भी रिएक्शन करने के लिए। ओके, तो ये जो पायरोवेट है ये होता है 3 कार्बन का, 6 कार्बन 3 कार्बन। ओके, अब छोटा हो गया मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल को क्रॉस कर जाएगा, है ना, यहाँ पर ऐसे। ग्लूकोज से पायरोवेट बनने की प्रोसेस तो कॉमन ही हो गई, क्योंकि ग्लूकोज को पायरोवेट में चेंज होना ही पड़ेगा, तभी आगे की प्रोसेस होगी। तो जो एरोबिक होते हैं या एनारोबिक होते हैं, इसमें ये कॉमन हो गई प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब अभी हमारे इतना ज्यादा डिटेल और
एक्सप्लेन नहीं किया, एक चार्ट बनाया उसको खत्म कर दिया। ठीक है, समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि समझ में आएगा तो लर्न हो जाएगा, फिर उसके ऊपर किस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाए आपको इजीली आएंगे, है ना। ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की प्रोसेस, ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होना, यानी ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर 6 कार्बन है और ये 3 कार्बन का बन रहा है, तो कितने पायरुवेट बन रहे होंगे? 2। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने पायरुवेट बन रहे होंगे? 2, क्योंकि जो ये जो 6 है, 6 कार्बन है ना, ये ब्रेक हो रहे हैं 3 में, तो बाकी कितनी कहाँ गए? कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है उसके लिए, वो आगे बनेगी। यहाँ पर 2 पायरुवेट बनते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पायरुविक एसिड बनते हैं या पायरुवेट बनते हैं, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर पायरुविक एसिड लिखना चाहिए करेक्टली तो, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर फॉर्म्ड, है ना। अब इस पायरुवेट का जो भी प्रोसेस होगी इसी से होगी, मतलब अब डिसाइड होगा कि ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में कॉमन एक प्रोसेस है, तो ये 38 एटीपी में चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और वाटर भी बन जाएगा, है ना। एनर्जी मिल गई, ऑक्सीजन है यहाँ पर, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल गया, क्योंकि आप कोई भी ये जैसे ग्लूकोज देखा आपने, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो CO2H2O बन गया। लेकिन अमाउंट ऑफ एटीपी देखो, यानी ये जो एनर्जी है इसका अमाउंट कैसा है? ज्यादा है जब ऑक्सीजन यूज होती है। कहाँ हो रही है ये प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस प्रोसेस का जो नेम है वो है क्रेब्स साइकिल। अब ये सब जब अगर बायोलॉजी लोगे तो ये क्रेब्स साइकिल भी डिटेल में आएगा कि कैसे बनता है ना। और ये ग्लाइकोलाइसिस भी पूरा एक साइकिल होता है जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं और लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, लेकिन क्रेब्स साइकिल कब होगा? जब ये के भी हो सकता है यहाँ पर, जब ऑक्सीजन की नीड होगी या जो रेस्पिरेशन है या कन्वर्जन इनटू एनर्जी है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा। एक ही रिएक्शन है, लेकिन सबसे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं जिसकी डिटेल मैंने सारी आपको समझा दी है ना। एक ही प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन वो 2 जगह पे होती है। एक होती है साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट जो है अब छोटा हो गया है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की वॉल से अंदर चला जाएगा और वहां पर पायरुवेट से एटीपी बन जाएगा। अमाउंट ऑफ एटीपी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा होता है ना, ये एक चीज क्लियर करनी है। फिर उसके बाद यही पायरुवेट, अब मैंने देखो अलग अलग लिखा है, फिर एनारोबिक में हमको फिर से अलग लिखना पड़ेगा इसको, ये बन गया पायरुवेट, है ना। यहाँ पर अब हमको ऑक्सीजन की नीड नहीं है, यानी ये जो रेस्पिरेशन है ये एनारोबिक है। ठीक है, तो ये जो पायरुवेट है, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तो यहाँ पर एक दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और ये जो प्रोसेस है ये होती है इन ह्यूमन मसल। अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम इसका मतलब मसल में ऑक्सीजन नहीं होती? मसल में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, बॉडी की मसल्स जो होती है उसमें ऐसा नहीं, ऑक्सीजन तो है लेकिन लैक्टिक एसिड बनने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और ये कब बनता है? जब जो पर्सन है, लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब पर्सन कोई हेक्टिक वर्क करता है या जो मसल है वो बहुत ज़्यादा काम करती है ना, मसल का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तब ये लैक्टिक एसिड बनता है। और इसका फिनोमेना भी मैंने समझाया हुआ है कि लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, सबको पता है ना। जब भी हम कर्ड की कोई चीज़ बनी हुई खाएंगे तो एक बॉडी में लेजीनेस फील होती है, ये उसका नेचर है। अगर यही लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है तो जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा रन कर रहे हो तो क्या होगा? एपोक्सिया। एपोक्सिया का मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से मसल लैक्टिक एसिड बनाएंगी और जो मसल हो जाएगा वो थक जाएगा, इसको बोलते हैं मसल
फटीग, है ना। तो ये इंग्लिश का वर्ड ही है। ये मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है और उस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको लेजीनेस फील होती है या आप सो जाओगे। वही लेजीनेस जो कर्ड के कोई प्रोडक्ट खाने के बाद होती है ना, क्योंकि उसमें भी लैक्टिक एसिड और मसल के भी अंदर भी लैक्टिक एसिड, यानी ये एक ऐसा दूसरा एसिड है HCl के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो भी हमने सिलेबस में पढ़ा है, बहुत सारे एसिड आएंगे। तो ये ह्यूमन मसल में प्रोसेस हो गई। ये 3 कार्बन का है, ये ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का है, ये 2 कार्बन का है, ठीक है। यानी एक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। ओके, लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर भी अगर आपको चाहिए तो ये लैक्टिक एसिड होता है इस तरह का, हो गए 1 और 2 कार्बन, है ना। ये लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है। अब क्लियर हो गया, 6 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन। यहाँ पर इसको क्रैब साइकिल नहीं बोलेंगे। ये जो प्रोसेस है ह्यूमन मसल में हो रही है, यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेस है वो कॉमन है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ना, और इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो साथ साथ डिफरेंसेस भी आ रहे हैं। जो बुक की लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ा, हम उससे ज्यादा अच्छे डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक, बट क्रैब साइकिल इज प्रेजेंट इन एरोबिक ओनली। एटीपी कितना निकलता है इसमें? 2, ठीक है, क्योंकि बाकी का जो एटीपी है वो ऑलरेडी बन रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये तो वो रेयर एटीपी है जिस और रेयर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है जो मसल्स में ब्रेक हो रहा होगा, है ना। ये जो प्रोसेस है सेम ग्लूकोज का कन्वर्जन पहले पायरुवेट में और उसके बाद ये बन जाता है एथेनॉल में, है ना। अगर आपको कार्बन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा एथेनॉल का स्ट्रक्चर C2H5OH प्लस 2 कार्बन है CO2 और यहाँ पर 2 ATP। दोनों में ये कॉमन है कि एनर्जी जो होगी वो कमी बनेगी। ये प्रोसेस कहाँ होती है? यीस्ट में होती है। अगर हमारी बॉडी में एथेनॉल बनने लग जाए तो कितने मजे है ना। ऐसा नहीं होता, ये यीस्ट के अंदर ही होती है। यानी जब फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये एक्चुअल में कौन सी प्रोसेस हो गई? फर्मेंटेशन, जो यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए यीस्ट को अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं, है ना। हमने कई बार पढ़ा बेकिंग इंडस्ट्री में या फिर अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में यीस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो ग्लूकोज को या फिर पायरुवेट को एथेनॉल में चेंज कर देता है ना। तो ये यीस्ट में हो गई, ये ह्यूमन मसल में हो गई। यहाँ पर ये तो कॉमन ही है साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन और 3 कार्बन। क्लियर हो गया? तो इंपॉर्टेंट क्या है? ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और ये हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो एनारोबिक के 2 रिएक्शंस हैं, 2 एटीपी फॉर्म होते हैं। बुक में एटीपी तो दिया हुआ ही नहीं है ना। और यहाँ पर एरोबिक में 38 एटीपी फॉर्म होते हैं, जिसको बुक में डायरेक्ट एनर्जी लिखा हुआ है। आप एनर्जी भी लिखो, एटीपी भी लिखो आपको, क्योंकि आपको पता है कि कितना एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। तो अगर एग्जाम में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज पूछते हैं तो आपकी बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा आप कर सकते हो। बुक वाला भी मैं फटाफट बता देती हूँ वो कैसा है। बुक में एक ही जगह सारा कंबाइन किया हुआ है, वैसा भी आप कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप बुक में जब देखोगे वो चार्ट दिया हुआ है, उसके नीचे हेडलाइन में लिखा हुआ है, जो बॉटम लाइन जो होती है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, ये ग्लूकोज एक कॉमन प्रोसेस है पायरुवेट बनने का, और वहां से ये 3 प्रोसेस है, ठीक है। इसमें से ये एरोबिक हो गया और बाकी की दोनों एनएरोबिक हो गई। यहाँ पर एरोबिक है तो क्या बन रहा है? एनर्जी 38 एटीपी प्लस CO2 प्लस H2, यहाँ 2 एटीपी प्लस लैक्टिक एसिड। बुक में दिया हुआ इसलिए मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप लोग उसको समझना, है ना। और यहाँ पर 2 एटीपी और फिर उसके बाद एथेनॉल, है ना। इसी एरो में एक जगह लिख दिया यीस्ट, खत्म हो गया। यहाँ पर ह्यूमन मसल, ये बुक का चार्ट है ना। ये मैंने ये ऐसे आप समझने के लिए बनाया, उसको बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन भी बना सकते हो। बट क्वेश्चन इज कब बनाना है, कब लिखना है।
रेस्पिरेशन पूछे और ये रेस्पिरेशन पूछा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो आप ये आराम से बना दो, उसमें थोड़ा थोड़ा समझा दो अलग अलग हेडिंग डाल के, है ना। लेकिन जब डिफरेंट पूछा है कि एक्सप्लेन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको दोनों के अलग अलग रिएक्शन लिखनी है, जिसमें एनारोबिक की एक ही रिएक्शन है और एरोबिक की 2 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे नोट आता है 4 मार्क्स का, तो उसमें 2 मार्क्स का डायग्राम ही होगा, जब तक कि आपको ये नहीं लिखा होगा कि डायग्राम इज नॉट नीडेड। अगर ये लिखा हुआ है तो आपको डायग्राम नहीं बनाना है, तो आपको रेस्पिरेशन ही रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग समझाना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछेंगे तो आपको ब्रीदिंग समझाना है। उसमें पहले ऑर्गन्स के नेम लिखने हैं, जैसे हमने लेबलिंग किया है, नोस्ट्रिल, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई या ब्रोंकस। एक को ब्रोंकस बोलते हैं, दोनों जो ब्रोंके, ये पता ही है आपको ये सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया, ये 2 में डिवाइड हो गया। यहाँ पर लंग्स थोड़े अच्छे बनाना सब लोग, है ना। उसका कोई शेप नहीं होता, लेकिन आप सही नहीं बनाते, है ना। ये हो गया रेस्पिरेशन। अब ये ट्रैकिया हो गया, ये ब्रोंकाई हो गए, 2 लंग्स हो गए। आप लेबलिंग अच्छे से करोगे तो एक लेफ्ट और राइट लंग भी लिख सकते हो, और ऊपर और नीचे होते हैं, आपको पता होगा, है ना। स्टमक की वजह से लेफ्ट वाला जो है थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ये नीचे डायफ्राम है। उसके बाद एक लंग को आप थोड़ा सा इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करके उसमें एल्वेलाई लिख सकते हो। ये होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑर्गन जो है ऑर्डर वाइज लिखते हैं और एक एक को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। ट्रैकिया को 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया। सी कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना, वो डॉर्सल साइड पे फूड पाइप के साथ होता है और नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। ऊपर की साइड इसमें वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, जहां से आवाज निकलती है, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉक्स जिसको बोलते हैं या वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं। फिर इन थोरेक्स रीजन, हमारी जो बॉडी है उसको किससे पार्ट है, हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन। तो थोरेक्स रीजन में दिस ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 ब्रोंकियाई, 2 ब्रोंकस, and these bronchus enters into lungs, left or right. So left there are many respiratory unit present in lungs which are known as alveoli where gases exchange take place, ठीक है। इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, O2 और ये CO2। यहाँ पर क्या है, ब्लड। लंग्स आर द रिचेस्ट, ब्रेन के बाद लंग्स आर द रिचेस्ट ऑर्गन वेयर ब्लड सप्लाई इज हाईएस्ट, या रिचेस्ट इन ब्लड सप्लाई। ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। 4 मार्क्स का आता है, तो मैंने बताया ऑर्गन लिखने के बाद हर ऑर्गन को एक्सप्लेन भी करना है। 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट होते हैं, लाइक दैट, है ना। और प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में आपके बुक में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर लिखना पड़े तो आप आराम से समझ सकते हो कि इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन या इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन 2 प्रोसेसेस होती है ब्रीदिंग में। इनहेलेशन में थोरेसिक कैविटी का क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है, that's why the pressure in the lungs या air pressure in the lungs decreases, so air enters into body या gas enter into body। हम ऑक्सीजन नहीं लेते, हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम एयर लेते हैं। ये मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है ना। so air enters in the body। कब, हाई प्रेशर, क्योंकि बाहर हाई प्रेशर है, बॉडी में लंग्स के अंदर भी कम प्रेशर हो गया तो एयर एंटर करेगी। एंड as well as when carbon dioxide pressure increases in the lungs, thoracic cavity decrease। जब हम अंदर और बाहर लेते हैं तो हमारे एब्डोमेन और thoracic रीजन में कैसा एनलार्जमेंट होता है या डिक्रीज होते हैं, वैसा आपको लिख देना है। 2 लाइन का आंसर होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाना है। रिब केज का क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है एक्सेलेशन में या इनहेलेशन में, ऐसा आप आराम से सांस अंदर बाहर लेके समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉर बोर्ड एज वेल एज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 2 टॉपिक और बचते हैं, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। आउटलाइन जैसे मैंने बोला था उसकी हम करेंगे एकदम शॉर्ट में, क्योंकि वो अब बोर्ड में नहीं है ना। जब तक फाइनल आएगा तब तक आपका हो चुका होगा। हार्ट जो है सिर्फ हार्ट साइकिल ही उसमें आपको समझने का है। लास्ट ईयर हार्ट का स्ट्रक्चर एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है। आपके लिए डाइजेशन रेस्पिरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बचता है एक्सक्रीशन, जिसमें किडनीज वाला सिस्टम आता है और नेफ्रॉन, है ना, 2 स्ट्रक्चर होती है।
तो हम नेक्स्ट सेशन में सिर्फ शॉर्ट में ही दोनों सिस्टम एक बार में कर लेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाय।